फोकस ऑन स्फीयर में। तो आप देख पा रहे हैं कुछ स्फेरिकल टाइप की, गोलाकार टाइप की चीज आपको आपके सामने नजर आ रही है। ये एक स्फेरिकल स्क्रीन है जिसके ऊपर अभी हम कुछ अद्भुत ऐसे दृश्य देखने जाने वाले हैं जो शायद आपने आपके सपनों में ही इमेजिन किए होंगे। देखिए, शो की शुरुआत करने से पहले एक बहुत आसान सा सवाल मेरा आप सभी से ये है कि क्या आप में से कभी कोई स्पेस में गया है? नहीं, कोई भी नहीं, सपने में भी नहीं। खैर, सपने में तो सभी जाते हैं, सचमुच में जाना चाहेंगे क्या? ओके, तो चलिए आज हम वहाँ पे आपको स्पेस की एक छोटी सी सफर करवाने वाले हैं। जिस जगह पर आप बैठे, हमारा छोटा सा स्पेस क्राफ्ट है जिसका नाम हमने रखा हुआ है रामन 2.0, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये कुछ ही सेकंड्स में आपको स्पेस में पहुंचा सकता है। तो क्या आप सब तैयार हैं हमारे साथ स्पेस की यात्रा पर चलने के लिए? ओके, तो चलिए अपनी कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, हमारा यान अभी तुरंत उड़ान भरने वाला है। ओके, सो ऑन द काउंट ऑफ 3 हम लोग जा रहे हैं स्पेस में, एंड 3, 2, 1। देखिए कहाँ पहुंच गए हम लोग स्पेस में पहुंच चुके हैं। लेकिन क्या ये पूरा स्पेस है? नहीं, ये पूरा स्पेस नहीं है। ये स्पेस का एक छोटा सा पार्ट है, एक गैलेक्सी, एक आकाश गंगा है। बता सकते हैं ये कौन सी गैलेक्सी है? यस, ये हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है, मिल्की वे आकाश गंगा, जिसके ही अंदर हमारा सोलर सिस्टम यानी कि हमारा सौर मंडल बसता है। लेकिन क्या आप पहचान सकते हैं कि कहाँ पे है सूरज और कहाँ पे बाकी के प्लैनेट्स? पहचान पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि आप देख रहे हैं सैकड़ों अनगिनत ऑब्जेक्ट, सैकड़ों अनगिनत चीजें यहाँ पर है जो कि अलग अलग आकार की और अलग अलग रंग की भी है। और इनके बीच में हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सौर मंडल तक हमको पहचानना मुश्किल है। तो ये तो सिर्फ एक गैलेक्सी है। ऐसी 10⁻11 गैलेक्सीज, मतलब 10 के आगे आप 11 जीरो लगा देंगे, जो भी आंकड़ा बनेगा उतनी सारी गैलेक्सीज, उतनी सारी आकाश गंगाएं हमारे इस ब्रह्मांड में है। और हमारे ये ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स हर दिन एक्सपांड हो रहा है। आए दिन यहाँ पर नई नई गैलेक्सीज बनती रहती हैं, और इस तरीके से ये ब्रह्मांड चारों तरफ से फैलता जा रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा यूनिवर्स, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, है ना? चलिए, ये तो काफी दूर हमारे, आज हम यहाँ पे हमारे सोलर सिस्टम के सभी मेंबर्स को करीब से देखने वाले और उनके बारे में करीब से जानने भी वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं सबसे पहले और सबसे खास मेंबर से, सन यानी कि सूरज, जिसके बिना हमारी ये सौरमाला बिल्कुल भी अधूरी है, क्योंकि ये एकमात्र ऊर्जा स्रोत है, हमारे लिए एनर्जी रिसोर्स है जिससे कंटिन्यूसली हमें ऊर्जा मिल रही है। और ये सूरज जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है, इतना बड़ा कि इसके अंदर हमारे पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रह समा सकते हैं। और इसी के बड़े आकार की वजह से हमारे सोलर सिस्टम का 99.8% मास अकेला कवर कर लेता है। और ये सूरज जितना ज्यादा बड़ा है उतना ही चमकीला भी है, बिल्कुल एक स्टार की तरह चमकता है ये। और एक्चुअल में ये एक स्टार ही है, लिविंग स्टार हम इसे कहते हैं। और ये सूरज इतना ज़्यादा गर्म है कि यहाँ की सतह का ही तापमान लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। पर देखिए, ये तो कुछ भी नहीं, इसके कोर में यानी कि इसके केंद्र में तापमान जाता है लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक। इतना ज़्यादा गर्म है ये सूरज। तो सवाल ये उठता है कि इतनी गर्मी इसमें आती कहाँ से है? तो वो इसके ही कोर में, इसके केंद्र में निर्माण होती है। इसके सेंटर में हमेशा एक खास टाइप की रिएक्शन, एक प्रक्रिया चल रही होती है जिसे कहा जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। तो वहाँ होता क्या है कि हाइड्रोजन गैस के एटम्स कंबाइन होकर हीलियम गैस का एटम बनाने की कोशिश करते हैं। और इस प्रोसेस के दरमियान, इस प्रक्रिया के दरमियान बहुत सारी ऊर्जा निर्माण होती है, जो कि हीट और लाइट यानी कि उष्णता और प्रकाश इस स्वरूप में निर्माण होती है। और यही प्रकाश हर सुबह हमारे पृथ्वी पर चंद 8 मिनटों में पहुंच जाता है। और ये सूरज जितना ज़्यादा गर्म है उतना ही चमकीला भी है। जैसा मैंने कहा, इसे हम लिविंग स्टार कहते हैं, ये एक तारा है। इसके बाद हम बढ़ेंगे ग्रहों की तरफ और मिलते हैं सबसे पहले ग्रह से, मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह, जो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट है और सूरज के सबसे करीब में भी होता है। पर देखिए, आश्चर्य की बात यह है कि सूरज के सबसे करीब में रहते हुए भी ये सबसे गर्म प्लैनेट नहीं है। गर्म तो छोड़िए, यहाँ पर रात का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक चले जाता है। इतना ज्यादा ठंडा, इतनी ठंडी तो हमारी पृथ्वी भी नहीं है ना। फिर ये इतना ठंडा क्यों?
क्योंकि देखिए यहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण ही नहीं है। तो क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में जो भी गैसेस प्रेजेंट होती है वो सन की हीट को ट्रैप करती है, एब्जॉर्ब करती है और उस प्लैनेट पर टेम्परेचर यानी कि तापमान बनाए रखती है। पर क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है तो यहाँ का दिन का टेम्परेचर तो 430 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन रात का टेम्परेचर तुरंत नीचे आके -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी कि जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इसके बाद में आता है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह। शुक्र तारा आपने सुना होगा, वो शुक्र तारा असल में यही है, बिल्कुल एक तारे की तरह चमकता हमें आसमान में नजर आता है। वो क्यों? क्योंकि इसके सरफेस पर ये व्हाइट पैचेस आप देख पा रहे हैं, सफेद धब्बे। ये व्हाइट पैचेस मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे आम भाषा में तेजाब कहा जाता है, वो तेजाब के ये बादल हैं। और ये एसिडिक बादल होने के कारण एक रिफ्लेक्टर मिरर की तरह काम करते हैं, आईने की तरह काम करते हैं और सनलाइट को बहुत ज़्यादा मात्रा में रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित करते हैं। इसलिए ये काफ़ी चमकीला आपको नजर आता है। जनरली सुबह के समय या शाम के समय में पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट साइड की तरफ इसे ज़्यादातर देखा जाता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार यानी कि सुबह का तारा या शाम का तारा भी कहते हैं। और देखिए चमकीला होने के साथ साथ ये सबसे गर्म ग्रह हमारी सौरमाला में, यहाँ का एवरेज टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री सेल्सियस तक चली जाता है। तो देखिए वीनस क्यों इतना ज्यादा गर्म है? क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर है और इसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायु मौजूद है, जो सूरज की ऊर्जा को बहुत ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करती है। इसलिए ये ग्रह काफी गर्म है और काफी चमकीला भी है। और इसके बाद में आता है सबसे खूबसूरत प्लैनेट, हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, हमारा होम प्लैनेट। तो आप देख रहे हैं ना कितनी सुंदर है हमारी अर्थ, बहुत ज्यादा नीले रंग में आपको दिखाई दे रही है। ये नीला रंग किस वजह से? पानी यानी कि वाटर। हमारी पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% यानी कि 71% पानी है और 29% यहाँ पर लैंड है, इसलिए बहुत ज्यादा नीली दिखाई देती है स्पेस में से। और आप देख रहे हैं थोड़ी सी तिरछी हुई आपको नजर आ रही होगी, है ना? सो हमारी अर्थ इसी तरीके से उसकी एक्सिस पर, उसकी धुरी पर 23.5 डिग्री से टिल्टेड है, झुकी हुई है। और इसी झुकाव के कारण हम यहाँ पर सीजनल वेरिएशंस यानी कि ऋतु परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं, ये इकलौता ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन पाया जाता है, जहाँ पर लाइफ का एग्जिस्टेंस है। तो सिर्फ इसी ग्रह पर क्यों जीवन है, बाकी ग्रहों पर क्यों नहीं? ऐसा क्या है यहाँ पर? तो देखिए वैसे तो इसके कई सारे कारण हैं, लेकिन इसके 3 सबसे मुख्य कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला कारण है कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। गोल्डीलॉक्स जोन का मतलब ये सूरज के बहुत ज्यादा करीब भी नहीं है और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। इस वजह से यहाँ का तापमान, यहाँ का टेम्परेचर हमारे लिए एकदम सूटेबल है। दूसरा कारण है कि यहाँ पर वाटर यानी पानी मौजूद है, जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तरल फॉर्म में, उसे हम आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो दूसरे किसी भी ग्रह पर हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। और तीसरी और सबसे खास वजह यहाँ पर एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण है। और इसके एटमॉस्फेरिक लेयर्स में एक ओजोन नाम की लेयर है, ओजोन नाम की सतह है, जो सूरज से आने वाली घातक किरणों से, हार्मफुल रेडिएशन से हमें बचाती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। और इसी वजह से इस ग्रह पर हम आराम से रह सकते हैं, बाकी किसी भी प्लैनेट पर इंसानों को रहना मुमकिन नहीं है। और इसके पास अपना एक नेचुरल सैटेलाइट, एक उपग्रह है, मून, हमारे प्यारे चंदा मामा, है ना? सो देखिए वैसे तो बाकी ग्रहों के पास भी चांद है, सिर्फ मर्क्यूरी और वीनस को छोड़कर, और उनके मून्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनके कुछ खास नाम भी रखे गए हैं। तो हमारे अर्थ के मून का नाम क्या है आप जानते हैं? हमारी अर्थ का जो मून है, हमारी पृथ्वी का जो चांद है, इसका नाम है लूना। ये लूना के नाम से जाना जाता है और दरअसल ये हमारी पृथ्वी का ही एक भाग है। जब हमारी पृथ्वी बन रही थी तो वो भी एक आग का गोला थी और उसी समय पे दूसरी बॉडी उससे आके टकराई और उसका एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकल गया, जो बाद में ये मून बनकर, ये चांद बनकर हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने लगा। तो हमारी पृथ्वी अभी भी पूरी तरीके से ठंडी नहीं हुई है, लेकिन ये चांद पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, अंदर से भी और बाहर से भी, इसलिए हल्का सा हमें ब्लैकिश कलर में दिखता है। और क्योंकि हमारी पृथ्वी का ही एक भाग है, इसलिए बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा संशोधन यहाँ पर चल रहा है। काफी देश अपने यान यहाँ पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं, हमने भी हमारे कुछ यान यहाँ पर भेजे हुए हैं, है ना? तो ये सब क्यों चल रहा है? क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अगर ये हमारी पृथ्वी का ही एक भाग है, तो जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन है, वैसे यहाँ पर भी जीवन होना चाहिए। ओके, पर देखिए इस चांद पर जीवन है,
क्योंकि देखिए जीवन होने के लिए, लाइफ होने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी हैं। कौन सी? हवा और पानी, है ना। पर देखिए इस चांद के पास तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, वातावरण ही नहीं है, और ये बात साबित भी हुई है। कैसे? मून के सरफेस पर सबसे पहले कदम रखने वाले कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, हम सभी को पता है। उनके फुटप्रिंट्स, उनके पैरों के निशान आज भी यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो ये चीज साबित करती है कि यहाँ पर हवाएं नहीं चलती, मतलब यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है, और काफी मिशंस के दौरान ये चीज प्रूव भी हुई है। ओके, और देखिए पानी की बात करें तो जब हमारा पहला मिशन क्या था, चंद्रयान 1, हालांकि मिशन फेल रहा था, लेकिन उस समय पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली कि इस चांद की सतह पर पानी है। इसके कुछ क्रेटर्स में, कुछ गड्ढों में पानी पाया गया है, पर वो पानी भी बर्फीले स्वरूप में है, आइसी फॉर्म में है, इसलिए उसे भी हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और देखिए ये जानकारी देने वाला हमारा भारत सबसे पहला देश है। ओके, और क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेयर ना होने के कारण ना तो अभी और ना ही कभी भविष्य में यहाँ पर जीवन होने की संभावना है, पर वैज्ञानिक कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से, कृत्रिम तरीके से हम यहाँ पर इंसानी बस्ती बसा सके, हम यहाँ पर जीवन ला सके। ओके, और हमारी पृथ्वी के बाद में कौन सा प्लैनेट आता है? मार्स, यानी कि मंगल ग्रह, जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा लाल ही आपको दिखाई दे रहा है। ये इतना लाल इस कारण है क्योंकि यहाँ की मिट्टी में बहुत ज्यादा मात्रा में आयरन यानी लोहा पाया जाता है, और वो लोहा भी जंगीला लोहा है, रस्टेड आयरन है, इसलिए बहुत ज्यादा लाल हमें दिखाई देता है। और फिलहाल बहुत सारा रिसर्च, बहुत सारा संशोधन इस ग्रह पर भी चल रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि शायद भविष्य में यहाँ पर भी जीवन पाया जा सकता है। तो वे ऐसा क्यों कहते हैं? इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि मार्स विद गोल्डिलॉक्स जोन में आता है और काफी समानताएं दिखाता है हमारी पृथ्वी से, और दूसरी वजह कि यहाँ के जो 2 पोल्स है, 2 ध्रुव हैं, उन पोल्स पर पोलर आइस यानी कि बर्फ पाई गई है। ये जो व्हाइट एरिया आपके सामने आपको दिख रहा है, ये सभी बर्फ है। और वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि ये बर्फ जब पिघलेगी तब मार्स का 37% से भी ज्यादा पार्ट पानी से कवर हो सकता है। तो जैसे ही यहाँ पानी आ जाएगा, धीरे धीरे यहाँ पर लाइफ भी ग्रो होना शुरू हो जाएगी, जीवन की उत्पत्ति भी शुरू हो जाएगी। पर देखिए इसको होने के लिए शायद कुछ और 1000 या लाख साल भी लग सकते हैं, फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है। और इस मंगल ग्रह के पास 2 मून्स है, 2 चंद्रमा है, जिनमें से सबसे पहला है फोबॉस और मार्स का दूसरा मून डीमोस। सो ये जो सारे प्लैनेट्स हमने अब तक देखे, ये सभी आते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट यानी कि शूद्र ग्रह पट्टे के अंदर। अब हम जाएंगे इस बेल्ट से बाहर और मिलेंगे सबसे बड़े प्लैनेट से, जुपिटर, यानी कि बृहस्पति, या जिसे हम गुरु ग्रह भी कहते हैं। तो देखिए जुपिटर जो हमारी सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है, इतना बड़ा, इतना विशाल काय कि इसके अंदर हमारे पृथ्वी जैसे 1300 ग्रह समा सकते हैं। और इसी के बड़े आकार की वजह से इसका ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी बहुत ज्यादा है, और उसी शक्ति के बल पर ये सभी चीजों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है जो भी अंतरिक्ष से आती है, और वो हमारी पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। इसी वजह से आज हम और हमारी पृथ्वी सभी सुरक्षित रह पा रहे हैं, और इसीलिए इसे हमारी पृथ्वी का गार्ड यानी कि रक्षक भी कहा जाता है। और जितना बड़ा ये आकार में है उतना ही फास्टेस्ट रोटेटिंग भी है। बहुत तेजी से ये अपनी एक्सिस पर, अपनी धुरी पर घूमता है, इतना तेजी से कि यहाँ का एक दिन से हमारी पृथ्वी के 10 घंटों के बराबर है। और इसी तेज घुमाव के कारण यहाँ पर बहुत सारे साइक्लोन्स यानी कि तूफान भी चलते रहते हैं। जो लेयर्स आपको घूमती हुई नजर आ रही है वो सभी इसके सतह पर के तूफान हैं, जो न जाने कितने सालों से यहाँ पर चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे, कभी रुकेंगे नहीं। ये तूफान इसलिए भी नहीं रुकेंगे क्योंकि जुपिटर जो है ये एक गैस जायंट है, पूरा गैसेस यानी कि वायु से भरा हुआ है। और इस जुपिटर के पास टोटल 95 मून्स यानी कि 95 चंद्रमा है, पर इसके 4 बड़े मून इसके इर्द गिर्द हम आसमान में देख सकते हैं, जिनमें से सबसे पहला है आयो, जो कि पूरा लावा से घिरा हुआ है। जुपिटर का दूसरा मून यूरोपा, जो पूरा आइस ग्लेशियर्स यानी कि बर्फ से घिरा हुआ है। तीसरा मून है गायनामेड। माना जाता है कि गायनामेड जो है ये सबसे बड़ा मून, सबसे बड़ा चांद है हमारी सौरमाला में। और चौथा है कैलिस्टो। तो ये जुपिटर के 4 बड़े मून्स हमने देखे। जुपिटर के बाद में कौन सा ग्रह आता है? सैटर्न यानी कि शनि ग्रह। तो क्या लगता है आपको, ये सैटर्न है? हाँ ये सैटर्न ही है, पर कुछ मिसिंग है ना? क्या? हाँ इसके रिंग्स है ना,
देखिए सैटर्न की पहचान ही उसके रिंग्स से होती है, उसके वलयों से होती है, पर देखिए उन रिंग्स को यहाँ दिखाना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। और जो भी बाहरी ग्रह है, आउटर प्लैनेट्स, एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर के प्लैनेट्स, उन सभी के पास रिंग्स है, पर उनके पास 2 या 3 ही रिंग्स है, इसलिए वो क्लियरली हमको दिखती नहीं। पर इस शनि ग्रह के पास 30 से भी ज्यादा रिंग्स है, 30 से भी ज्यादा वलय है, इसलिए वो क्लियरली हमको दिखते हैं। और इसकी जो रिंग्स है ये इसके ही अपने मून से बनी है। इसका एक बड़ा सा मून, बड़ा सा चांद जब इसके एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हवा के दबाव के कारण वो फूट गया। और जब वो फूटा तो बहुत सारा कचरा भी वहां से निकला, बहुत सारे टुकड़े भी उसके हुए, और बाद में वो सारे टुकड़े और वो कचरा इसी के इर्द गिर्द घूमने लगा इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण। और ऐसे इसके पास 30+ रिंग्स फॉर्म हो गई, 30 से भी ज्यादा रिंग्स फॉर्म हो गई, जो कि 7 ग्रुप्स में डिवाइडेड है। और देखिए वैसे तो सैटर्न दूसरा सबसे बड़ा ग्रह हमारी सौरमाला में, इतना बड़ा कि इसके अंदर हमारी पृथ्वी जैसे 1100 ग्रह समा सकते हैं। पर मान लीजिए इतने विशालकाय ग्रह को उठाकर अगर कोई पानी पर रख दे तो क्या होगा? क्या ये डूबेगा? नहीं, ये नहीं डूबेगा पानी में, ये पानी पर तैरेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा होने के साथ साथ सबसे हल्का ग्रह हमारी सौरमाला में, इतना हल्का कि इसे उठाकर अगर कोई पानी पर रख दे तो ये पानी पर भी तैर जाएगा। वो इस कारण क्योंकि इसकी घनता जो है वो बहुत कम है, इसकी डेंसिटी बहुत कम है, पानी से भी ज्यादा कम। और वो कम इस वजह से क्योंकि ये भी एक गैस जायंट है, पूरा गैसेस यानी कि वायु से भरा हुआ है। और जो गैसेस यहाँ पर प्रेजेंट है वो सभी लो डेंसिटी गैसेस यानी कि कम घनता वाली वायु है, जिसकी वजह से इसकी घनता भी सबसे कम है और ये सबसे हल्का ग्रह बन गया हमारी सौरमाला में। ओके, और देखिए सैटर्न की पहचान अभी किंग ऑफ मून्स के नाम से भी होती है, क्योंकि आज के डेट में सबसे ज्यादा मून से शनि ग्रह के पास में है, जिसका आंकड़ा है लगभग 145। इतने सारे मून से सैटर्न के पास में, इसलिए इसको किंग ऑफ मून्स यानी कि चंद्रमाओं का राजा भी कहते हैं। और सैटर्न के बाद में अभी आता है यूरेनस यानी कि अरुण ग्रह, हमारी सौरमाला का सबसे ठंडा ग्रह। यहाँ का एवरेज टेम्परेचर -200 डिग्री सेल्सियस से भी कम है, इतना ज्यादा ठंडा। ओके, पर देखिए सोचने वाली बात ये कि इसके बाद में नेपच्यून भी आता है, और नेपच्यून की दूरी ज्यादा है सूरज से, तो उसने सबसे ठंडा होना चाहिए। फिर ये ठंडा क्यों? ये पहले इतना ठंडा नहीं था, बाद में हुआ जब एक अर्थ साइज का बड़ा सा कॉमेट इससे आके 2 बार टकरा गया, और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि बेचारा खुद को संभालते संभालते अपनी एक्सिस पर कुछ इस तरह 90 डिग्री से टिल्ट हो गया, झुक गया। और इसी एक्सीडेंट में इसने अपनी बहुत सारी नेचुरल हीट, नेचुरल एनर्जी भी खो दी, और 90 डिग्री टिल्टिंग के कारण सूरज की किरणें भी इसकी सतह तक पहुंच नहीं पा रही है, इसलिए अभी पूरी तरीके से ठंडा होकर एक आइस जायंट बन गया है, बर्फ बन गया है। और जब ये अपनी एक्सिस पर घूमता है तब बिल्कुल एक घूमते हुए पहिए की तरह में नजर आता है, इसलिए इसे अभी रोलिंग प्लैनेट या क्राउलिंग प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेपच्यून यानी कि वरुण ग्रह, जो जाना जाता है हीरो की बारिश के लिए। ऐसा कहते हैं कि नेपच्यून पर हीरो की बारिश होती है। पर देखिए दुख की बात यह है कि वो हीरे जमा करने के लिए वहाँ कोई है नहीं, वो ऐसे ही वेस्ट जा रहे हैं। तो आप में से कोई जाना चाहेगा उन हीरो को लाने? यस, कोई जाना चाहता है? आप जाना चाहते हैं? जाना चाहते हैं, अच्छा ओके। तो देखिए जो भी जाना चाहते हैं उनके लिए एक छोटी सी कंडीशन है, जाने से पहले बस अपना इंश्योरेंस निकाल के चले जाओ क्योंकि जाने की तो पूरी गारंटी है, लेकिन वापस आने की कोई भी गारंटी नहीं। क्योंकि देखिए जैसे ही आप यहाँ पहुंच जाएंगे, यहाँ का हवा का दबाव इतना ज्यादा है कि वहाँ आप 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुक पाएंगे। अगर मान लीजिए जैसा तैसा करके अगर आप उसके अंदर चले गए तो वो सारे डायमंड्स मिलके आपकी ही चटनी बना देंगे। क्योंकि शायद आपको पता होगा कि डायमंड जो ये सबसे हार्डेस्ट मटेरियल है, इतना हार्ड कि डायमंड ग्रेडियंट बड़े बड़े पत्थरों को काट करने के लिए यूज होता है, बड़े पत्थरों को काटने के लिए डायमंड्स के औजार बनाए जाते हैं। ओके, तो देखिए इतना खतरनाक डायमंड अगर एक बड़े से पत्थर को काट सकता है तो आपकी क्या हालत करेगा, है ना? ओके, तो देखिए वैसे भी जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये काफी दूर है हमारी अर्थ से, कुछ 4.5 बिलियन किलोमीटर दूर है हमारी अर्थ से, इतना फ्यूल ही नहीं है हमारे पास। ओके,
और ये डायमंड्स आते कहाँ से हैं? तो इसके एटमॉस्फेयर में जो मीथेन वायु मौजूद है, जिसकी वजह से इसका नीला रंग आपको नजर आ रहा है, वो मीथेन गैस या एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि हवा के दबाव के कारण कंडेंस हो जाती है, सिकुड़ जाती है और कंडेंस होकर क्रिस्टल टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, जिसे हम डायमंड्स कहते हैं। तो ये ऐसे 8 ग्रह हमारी सौरमाला में, लेकिन इनके साथ एक और भी हुआ करता था, प्लूटो, जिसे अभी प्लैनेट की कैटेगरी से हटाकर ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि लघु ग्रहों की कैटेगरी में डाल दिया गया है। ओके, तो ऐसा क्यों किया होगा इसके साथ? ऐसा क्या किया था इसने? देखिए, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार हम प्लैनेट उसी को कह सकते हैं, ग्रह उसी को कह सकते हैं जो 3 नियमों को मानता है। तो नियम क्या कहते हैं? सबसे